आज हम महाराणा प्रताप का स्वाधीनता के लिए संघर्ष, इसमें जो जिन बिंदुओं को हम समझेंगे वो इस प्रकार से है। हल्दी घाटी युद्ध का श्री गणेश, मतलब हल्दी घाटी युद्ध जो होता है उसके बारे में, युद्ध का निर्णय क्या निकलता है, और गोविंदा में शाही सेना की दुर्दशा को समझेंगे। प्रताप की सैनिक पराजय के कारणों के बारे में जानेंगे कि प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में किस प्रकार से विफल रहे, और युद्ध के महत्व और परिणाम को भी जानेंगे। इसके अतिरिक्त कुंभलगढ़ का युद्ध और दिवेर का युद्ध, इसके बारे में समझेंगे कि दिवेर के युद्ध के बाद किस प्रकार से अकबर ने प्रताप का पीछा करना छोड़ दिया और इसका प्रताप को लाभ भी हुआ। प्रताप के अंतिम दिन और राणा प्रताप का मूल्यांकन, इन बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। जैसा कि हमने देखा कि हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व दोनों शाही सेना और प्रताप की सेना दोनों ही युद्ध की तैयारी में लग जाती हैं और सभी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है दोनों तरफ से। मान सिंह और राणा प्रताप अपनी अपनी सेना को संगठित करके हल्दी घाटी के मैदान में आ डटते हैं और फिर किस प्रकार से युद्ध की मतलब विभीषिका, मतलब युद्ध में काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं और विद्वानों का, इसमें इतिहासकारों का अलग अलग विचार है। और यह युद्ध अगर देखा जाए तो ना तो इसमें राणा प्रताप को विजय प्राप्त हुई और ना ही शाही सेना को भी एक बड़ी सफलता मिली। मतलब एक तरह से यह अनिर्णायक युद्ध साबित हुआ, लेकिन सैनिक क्षति दोनों तरफ से हुई। मुस्लिम इतिहासकार मानते हैं कि अधिक क्षति प्रताप की सेना को हुई, और जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि दोनों को बराबर सैनिक क्षति पहुंची। गोविंदा को जब शाही सेना की दुर्दशा यूं देखने को मिलती है कि राणा प्रताप की भागती हुई सेना का पीछा शाही सेना ने नहीं किया और शाही मुगल सेना इतनी थक गई थी कि उनके सैनिकों में चलने फिरने की ताकत नहीं रह रही थी, और जिसके कारण प्रताप को लाभ पहुंचा और प्रताप की सेना ने छापामार युद्ध करके शाही सेना को पूरी तरह से त्रस्त कर दिया था। इसीलिए शाही सेना बाद में घबरा कर अकबर के पास अजमेर पहुंचती है, जिससे अकबर को काफ़ी नाराज होता है। अकबर, उसे क्रोध भी आता है कि उसकी सेना बिना प्रताप को बंदी बनाए या उसको मारे बिना उसकी सेना वापस लौट आ रही है। प्रताप के बहुत सारे कारण भी हैं सैनिक पराजय के, जैसे कि युद्ध रणनीति का अभाव, दूसरा एकदम युद्ध में मैदान में पूरी शक्ति झोंक देना, और राणा प्रताप की सैन्य व्यवस्था का अस्त व्यस्त होना भी एक तरह से पराजय का कारण माना जा सकता है। युद्ध का महत्व परिणाम देखा जाए तो इसमें एक तरह से धक्का तो पहुंचा प्रताप की सेना को, और इससे मुगल सेना को भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली। ये परिणाम इसका देखें तो यह एक तरह से अनिर्णायक परिणाम निकल के सामने आया, जिसके कारण अकबर को बाद में कुंभलगढ़ का युद्ध और दिवेर का युद्ध शाही सेना लड़ती है, जिसमें कुंभलगढ़ दुर्ग में शाहबाज खान को सफलता भी प्राप्त होती है। और लेकिन बाद में जो प्रताप अपने खोए हुए जो क्षेत्र थे उनको प्राप्त करने में सफल हो जाता है। कि दिवेर का युद्ध जो होता है, दिवेर के युद्ध में जो था कि वो शाही सेना को विशेष कोई सफलता नहीं मिलती है, और अंतिम बार अकबर ने जगन्नाथ कछवार को प्रताप के विरुद्ध भेजा, जिसमें वह भी एक तरह से असफल होकर वापस लौटा। इसके बाद अकबर ने राणा प्रताप को ध्यान देना
ही छोड़ दिया एक तरह से और अपने और क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। और राणा प्रताप एक तरह से महान योद्धा, कुशल नेतृत्वकर्ता सैनिकों का और अपने राज्य की रक्षा करने वाले बहुत महान योग्य दूरदर्शी योद्धा साबित हुए। तो आज हम इसको विस्तार समझेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध का श्री गाड़ी। तो इसमें विभिन्न विचारकों का क्या मत है उसको समझेंगे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार युद्ध आरंभ होने की तिथि 21 जून 1576 ईस्वी बताई गई है। किसके अनुसार? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये मानते हैं कि इसकी जो युद्ध की तिथि आरंभ होने की वो है 21 जून 1576 ईस्वी, जबकि डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने यह तिथि 18 जून 1576 निर्धारित की है। तो दोनों की तिथियों में देखें 21 जून और 18 जून, बस सन वही है दोनों, 1576 और 1576। युद्ध में दोनों पक्षों में भीषण संघर्ष हुआ। युद्ध क्षेत्र से लौटते समय हल्दी घाटी से 2 मील दूर बलीचा नामक गांव के निकट राणा के घोड़े चेतक की मृत्यु हो जाती है। तो जैसा कि हमने राणा प्रताप अपनी पूरी सैनिक तैयारी के साथ मैदान में डटे हुए थे और एक साथ भीषण प्रहार करते हैं शत्रु सेना पर और उसमें काफ़ी शाही सैनिक मारे जाते हैं। बाद में वो खुलकर सामने आ जाते हैं राणा प्रताप, जिसके कारण उनके घोड़े को बहुत मतलब एक घायल अवस्था में आ जाता है। तो शक्ति सिंह जो कि उनके विरोधी थे, लेकिन वो बाद में भाईचारे की भावना से प्रेरित होकर अपना घोड़ा किनको दे देते हैं? राणा प्रताप को, और वो उनकी जान बचाने में सहयोग करते हैं। लेकिन उनके राणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी मृत्यु हो जाती है। और चेतक की मृत्यु कहाँ? हल्दी घाटी से 2 मील दूर बगीचा नामक गांव के निकट राणा के घोड़े चेतक की मृत्यु हो गई, जहां आज भी उसका स्मारक विद्यमान है। युद्ध में मरने वाले सैनिकों की संख्या में इतिहासकारों में मतभेद है। बदायूंनी ने लिखा है कि इस अवसर पर 500 आदमी मारे गए थे। बदायूंनी का कहना है कि 500 सैनिक ही मारे गए, जिसपे 120 मुसलमान और बाकी राणा प्रताप के सैनिक थे। निजामुद्दीन के अनुसार शाही सेना में के 150 और राजपूतों के 500 सैनिक मारे गए। निजामुद्दीन का अलग विचार है, वो कहते हैं कि 150 सैनिक जो है वो शाही सेना के थे, मुगल सेना के, और बाकी 500 सैनिक थे राणा प्रताप के। अबुल फजल ने दोनों पक्षों के 650 सैनिक मारे जाने का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बदायूंनी, निजामुद्दीन और अबुल फजल दोनों ही अलग अलग विचार रखते हैं सैनिक संख्या के मारे जाने की। शक्ति सिंह ने युद्ध के अंत में राणा प्रताप को अपना घोड़ा देकर उनकी सहायता की थी और अपनी गलती की माफी मांगी थी। तो राणा प्रताप ने घोड़ा बदलकर अपनी जान बचाई। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसे खमनोर का युद्ध भी कहते हैं। इसके बाद है युद्ध का निर्णय। अब युद्ध में क्या हुआ? मुस्लिम इतिहासकार युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय का वर्णन करते हैं, क्योंकि मुस्लिम इतिहासकार मुगल शाही सेना के पक्षधर, राणा प्रताप के विरोधी, इसलिए वो कहते हैं कि इसमें महाराणा प्रताप की बहुत बड़ी पराजय हुई थी। लेकिन युद्ध में अकबर की सैनिक सफलता भले ही मिली होगी, तो यह उसकी नैतिक पराजय थी। अब नैतिक पराजय ऐसी थी कि ना तो वो राणा प्रताप को बंदी बना पाए, ना ही राणा प्रताप वीरगति को प्राप्त हुए, और मुगल जो सेना थी वो एक तरह से काफ़ी उसको क्षति पहुंची और वह अस्त व्यस्त हो गई। तो इसीलिए ये अकबर की एक सफलता नहीं थी, ये उसकी नैतिक पराजय थी। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि मानसिंह की लड़ाई प्रारंभिक उद्देश्य में असफल रही थी। मानसिंह का उद्देश्य राणा प्रताप को मारना और बंदी बनाना था और कुछ मेवाड़ को अधीन और उसको मेवाड़ को अधीन करना था। ठीक है,
मुगल शासन के अधीन ला रहा था मेवाड़ को, लेकिन वो ये तीनों उद्देश्य में असफल रहा, ना तो मार पाया, ना बंदी बना पाया, ना मेवाड़ को अधीन कर पाया। युद्ध में राजपूत शक्ति को नुकसान अवश्य पहुंचा, लेकिन उसी मैदान में अकबर का मुख्य उद्देश्य ध्वस्त हो गया था। मतलब अकबर के जो अपने उद्देश्य बना के रखा था, किसी प्रकार से राणा प्रताप की शक्ति को धूल में मिला दी जाएगा और राणा प्रताप या तो घुटने टेकेगा या राणा प्रताप को बंदी बनाया जाएगा या उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो ऐसी इसकी योजना एक तरह से क्या हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। अब देखते हैं गोगुंडा में शाही सेना की दुर्दशा। तो युद्ध के बाद जो शाही सेना थी वो बहुत परेशान, क्योंकि उनके हाथ न तो राणा प्रताप लगे, युद्ध में सैनिक क्षति भी हुई। इसके अतिरिक्त अब राणा प्रताप के जो सैनिक थे वो छापामार युद्ध अपनाते हैं और इससे जो शाही सेना थी वो घबरा जाती है। तो यहाँ देखेंगे हल्दी घाटी के इस युद्ध के बाद मुगलों की शाही सेना इतनी थक चुकी थी कि सैनिकों में चलने फिरने की शक्ति भी नहीं रह गई थी। मान सिंह शाही सेना को लेकर हल्दी घाटी से लगभग 11 मील दूर गोगुंडा चला गया। कहाँ चला गया मान सिंह? गोगुंडा। सैनिक रसद बंद हो गई तो इससे भी समस्या पैदा हुई। प्रताप के सैनिकों ने सैनिक रसद रोक रखी थी और छापामार युद्ध से शाही सेना की दुर्दशा और अधिक हो गई और शाही सेना गिरती पड़ती अकबर के पास अजमेर चली गई। तो जब शाही सेना अजमेर पहुंची तो अकबर बहुत क्रोधित हुआ और अकबर को पहले तो इससे पूर्व बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी मेवाड़ के लोग, लेकिन जब ये असफलता हाथ लगती है तो अकबर बहुत ही नाराज होता है और वो अगला योजना बनाने का निर्णय करता है, जिसमें कुंभलगढ़ का युद्ध और दिवेर का युद्ध देखने को मिलता है। प्रताप की सैनिक पराजय के कारण, तो पराजय के कारण में नंबर 1 परंपरागत युद्ध शैली। ये हमने इसको पूर्व में भी देखा कि किस प्रकार से उदय सिंह, राणा सांगा, इन्होंने भी परंपरागत युद्ध पद्धति को अपनाया, जिसके कारण युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। यहाँ राणा प्रताप की भी यही कमजोरी साबित होती है कि वो मुगल सेना की विशेषताओं के बारे में जानकारी उन्हें नहीं थी और तोपखाना विभाग जो कि शाही सेना का बहुत मजबूत पक्ष था। इसके अतिरिक्त तुगलमा पद्धति शाही सेना की एक अच्छी पद्धति थी, तो जिसके कारण राणा प्रताप को विजय प्राप्त नहीं हो पाई। इसके बाद प्रताप द्वारा अति उत्साहित होकर अपने आमने सामने युद्ध में कूद पड़ना। तो ये राजपूत राजाओं की बहुत बड़ी भूल रही है कि वो पूरे वेग के साथ अपनी सेना के एकदम आगे आकर युद्ध करने की परंपरा, ये उनके लिए घातक सिद्ध हुई, क्योंकि तुर्क और मुगलों की जो अफगानों की जो सेनाएं लड़ी है युद्ध में, उसमें सदैव उनके जो प्रमुख सेनापति हैं वो अपने बचाव करके चलते हैं, पहले युद्ध को देखते हैं कि युद्ध में सफलता प्राप्त हो रही है या असफलता। यदि ऐसा लगता है कि युद्ध में उनको पराजय होगी तो वो अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं, जिससे कि पुनः युद्ध की तैयारी करके आक्रमण कर सके। लेकिन राजपूत राजाओं में ये एक तरह से एक भूल साबित हुई कि वो युद्ध के मैदान में सेना के सबसे आगे आकर युद्ध करके अपनी सारी शक्ति झोंक देना, ये उनकी पराजय का एक कारण माना जा सकता है। राणा प्रताप ने भी हल्दी घाटी युद्ध में ऐसा किया। इसके बाद युद्ध में बुद्धि बल का प्रयोग कम करना, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि युद्ध जो है शतरंज की तरह होता है। जैसे शतरंज का खेल, वहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान हटे तो एकदम उसमें हार का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार से युद्ध का मैदान भी है। अगर युद्ध के मैदान में तार्किक बुद्धि और बल का प्रयोग नहीं किया गया तो जीती हुई बाजी भी हारी जा सकती है। ऐसा ही हल्दी घाटी के मैदान में देखने को मिलता है। मुगल सेना पर आक्रमण करते समय पारंपरिक समन्वय सुनिश्चित व्यवस्था का अभाव भी देखने को मिलता है। सेना में समन्वय और सुनिश्चित व्यवस्था का अभाव था। युद्ध में एक साथ सारी शक्ति झोंक देना
दूरदर्शिता का अभाव। शत्रु चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन कभी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये कूटनीति कहती है। चाणक्य नीति भी इसी बात की ओर प्रकाश डालती है कि शत्रु हमेशा शत्रु को कम नहीं आंकना चाहिए और अति उत्साह के साथ युद्ध करना या किसी कार्य को छोटा समझना ये भयानक भूल होती है और ऐसा ही हल्दी घाटी के मैदान में देखने को मिलता है। और इसके बाद देखते हैं प्रताप द्वारा अपनी सेना के पृष्ठभाग की सुरक्षा प्रबंध न करना। मतलब पृष्ठभाग मतलब आगे से पीछे तक का जो सैन्य व्यवस्था थी उसको एक तरह से समन्वित नहीं कर पाए, जिससे क्या होता है कि जब राजा सामने आकर युद्ध करता है तो अगर वह वीर गति को प्राप्त होता है या उसको तीर लगता है या घायल हो जाता है तो ऐसे समय में जो उसकी जो पीछे की जो सेना है वो अपने आप हथियार डाल देती है, निराशा में चली जाती है। जैसा कि खानवा के मैदान में भी देखने को मिला, जब राणा सांगा एक तरह से जब घायल हो जाते हैं और खलबली मच जाती है कि हमारे जो राजा हैं वो घायल हो गए तो सेना का मनोबल डाउन हो जाता है। तो ये थोड़ी यहाँ कमी दिखाई देती है कि कभी भी राजा को इस प्रकार से आगे आकर अति उत्साही होकर घमंड में भरकर युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा सुरक्षित जब तक राजा उनका सुरक्षित है, सेनापति सुरक्षित है, तब तक सेना भी उत्साह से भरी रहती है। ऐसा ही बाबर ने भी किया, मोहम्मद गौरी ने भी ऐसे ही किया। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं अहमद शाह अब्दाली ने भी ऐसा ही किया। तो ये ऐसे निर्णायक युद्ध रहे, पानीपत के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये जो युद्ध है इस बात का उदाहरण है। और खानवा का युद्ध और तराइन के युद्ध, ये ऐसे युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुए जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल के ही रख दिया। यहाँ पर राजपूत राजा अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे, चाहते तो वो शत्रु सेना को मिटा देते, लेकिन कुछ अपनी ही कमियों के कारण, अति उत्साह के कारण वो जीत ही बाजी भी हार गए। तो ऐसा एक तरह से दूरदर्शिता की कमी होना माना जा सकता है। इसके बाद राणा प्रताप की सैन्य व्यवस्था का अस्त व्यस्त होना भी सैन्य पराजय का कारण बना है, क्योंकि जब सेना प्रमुख और राजा ही स्वयं युद्ध कर रहा हो, ऐसे समय में सेना का ध्यान अपने राजा और सेनापति की ओर ही रहता है और अगर उनको क्षति पहुंचती है तो सेना का मनोबल अपने आप डाउन हो जाता है। वही हमें हल्दी घाटी के मैदान में देखने को मिलता है। इसके बाद युद्ध का महत्व और परिणाम है। अब इसका क्या रिजल्ट होगा? हल्दी घाटी के युद्ध का इतिहास में असाधारण महत्व है। राणा प्रताप इस युद्ध में सैनिक दृष्टि से असफल हुए, किंतु अकबर की अभिलाषा भी पूरी नहीं हुई। अकबर जो चाहा था वो इस युद्ध में नहीं पूरा हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सैनिक शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि अस्थायी रूप से धक्का लगाकर भी सैनिक क्षति हुई थी। तो ये भी है कि अगर लास्ट टाइम में शक्ति सिंह राणा प्रताप की हेल्प नहीं करते या मदद नहीं करते तो शायद राणा प्रताप बंदी बना लिए जाते या फिर वो वीरगति को प्राप्त हो सकते थे। तो ऐसे समय में शक्ति सिंह ने शत्रुता का परिचय न देकर मित्रता का परिचय दिया। ये भी एक ऐतिहासिक मोड़ बिंदु साबित हुआ। यहीं से पूरी बाजी पलट गई और राणा प्रताप अपने घायल घोड़े को छोड़कर वहां से बच निकले। तो यहाँ पर शक्ति सिंह का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त हल्दी घाटी का युद्ध राणा की 18 जून 1576 के पूर्व और उसके बाद की नीतियों एवं कार्यों को विभाजित करने वाली रेखा है। ठीक है, ये मतलब हल्दी घाटी का जो युद्ध है राणा की 18 जून 1576 के पूर्व और उसके बाद की नीतियों एवं कार्यों को विभाजित करने वाली रेखा है, जो उनकी पूरी तैयारी को प्रदर्शित करता है। इस युद्ध के बाद अकबर ने चित्तौड़ को चुनौती देने की हिम्मत नहीं रह गई थी, क्योंकि इससे पहले वो भगवान दास टोडरमल मान सिंह को काफी समझाने का प्रयास किया था, लेकिन राणा प्रताप ने युद्ध को ही चुना।
लेकिन इस युद्ध के बाद राणा प्रताप को भी ऐसा लगा कि युद्ध करना ज़्यादा ठीक नहीं है, और इसके बाद उसको एकदम युद्ध करने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन बाद में वो कोंबलगढ़ का और दिवेर का युद्ध अभियान चलाते हैं। लेकिन कुछ राजपूत राजाओं ने ये भी समझा दिया राणा प्रताप के फेवर को मतलब पक्ष को देखते हुए अकबर को समझाया कि यदि राणा प्रताप के पीछे पड़ने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अधिकतर राजपूत राजा मन से राणा प्रताप को ही अपना एक तरह से राजा मानते हैं। और अगर आप ज़्यादा समय तक राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध अभियान छेड़े रहे तो जो आपके पक्ष में जितने राजपूत राजा आपके पक्ष में वैवाहिक नीति, राजपूत नीति के अंतर्गत मित्रवत संबंध बनाए रखे हुए हैं, तो हो सकता है कि आगे जाकर ये आपके शत्रु बन जाए और आपका तख्ता पलट मतलब आपकी यहाँ से शासन सत्ता ही समाप्त हो जाए। तो इस बात का भी अकबर को ध्यान था। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मान सिंह के मन में भी एक भाईचारे की भावना राणा प्रताप के मध्य थी, और आलोचना भी की जाती है मान सिंह की, उसने जानबूझ के राणा प्रताप को बंदी युद्ध में नहीं बनाया था, बल्कि उसको जाने दिया, ऐसा आरोप मान सिंह पे भी लगता है। तो यहाँ पर भी देखते हैं मान सिंह ने प्रताप के प्रति स्नेह और श्रद्धा के कारण जानबूझकर न तो मौत के घाट उतारा और न ही उसे बंदी बनाया। कुंभलगढ़ का युद्ध अकबर ने क्रुद्ध होकर 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी को शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ की ओर रवाना कर दी थी। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार करने का निश्चय किया, जो इस समय राणा की राजधानी थी। तो कुंभलगढ़ पर किसको भेजा जाता है? शाहबाज खां को 1577 ईस्वी में 15 अक्टूबर को, जो इस समय राणा की राजधानी थी। शाहबाज खां ने सर्वप्रथम कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित केलवाड़ा, तलहटी में कौन सा? केलवाड़ा पर अधिकार कर दिया। प्रताप रात्रि के अंधकार में निकलकर बच निकले। तो अब प्रताप को भी ये बात समझ में आ गई थी कि जैसे उदय सिंह ने अपनी जान बचाई थी, उसी प्रकार से राणा प्रताप ने उसी नीति का अनुसरण करते हुए वहां से रात के अंधकार का लाभ उठाकर बच निकलते हैं। और उनके सामंत उन्हें समझाते हैं कि अभी स्थिति गंभीर है, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध से अकबर बौखलाया हुआ है और वो वहां से निकल भागते हैं। चावल चले गए और राजपूत वीरता पूर्वक लड़े। अंत में 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। और 1578 ईस्वी में शाहबाज खां ने लौटते ही प्रताप ने गोविंदा सहित अनेक महत्वपूर्ण चौकियों पर अधिकार कर लिया। तो जब राणा प्रताप दुर्ग छोड़ के चले जाते हैं, बाद में राजपूत सेना के साथ मुठभेड़ होती है शाहबाज खां की, और अंत में वो सभी वीर गति को प्राप्त होते हैं। और 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ दुर्ग पर शाही सेना का अधिकार हो जाता है। लेकिन जैसे ही 1578 ईस्वी में शाहबाज खां वापस लौटता है, तो फिर प्रताप ने क्या करते हैं, गोविंदा सहित महत्वपूर्ण चौकियों पर भी अधिकार करने में सफल हो जाते हैं। तो इससे राणा प्रताप की वीरता, कुशलता, दूर और युद्ध नीति का एक परिचय देखने को मिलता है कि किस प्रकार से मुड़ाते, मतलब जैसे ही शाही सेना वापस लौटती है, वैसे ही वो अपने खोई हुई चौकियों को प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। दिवेर का युद्ध, कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को इतिहास का मैराथन कहा है। अब यहाँ पर देखने की बात है कि मैराथन किसको कहा है? कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को। तो ये ध्यान दें, दिवेर के युद्ध में विजयी प्रताप जब कुंभलगढ़ की ओर गया, तब तो कुंभलगढ़ के किले में लीप शाही सैनिक किले को छोड़कर भाग खड़े हुए। तो दिवेर के युद्ध में विजय किसको प्राप्त हुई? राणा प्रताप को। और राणा प्रताप का उत्साह पहले से अधिक बढ़ गया। तो वो कुंभलगढ़ की ओर गए, तब कुंभलगढ़ के किले में दीप्त शाही सैनिक जो थे, जो रक्षा कर रहे थे, वो वहां से भाग खड़े हो जाते हैं।
और कुंभल दुर्ग पर अधिकार कर प्रताप ने उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की और प्रताप चानन में रहते हुए अपनी शक्ति का विस्तार करने लग जाते हैं। फिर प्रताप अपनी जो खोए हुए कुछ प्रदेश रह गए थे उनको प्राप्त करने की तैयारी करने लगते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं चावंड में रहते हुए। लेकिन अकबर ने जगन्नाथ कछवा को प्रताप के विरुद्ध भेजा पर वह असफल रहा। इसके बाद प्रताप के अंतिम दिन जगन्नाथ कछवा के बाद अकबर ने अपने किसी सेना नायक को मेवाड़ की ओर नहीं भेजा और 1585 ईस्वी के बाद अकबर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की रक्षा में उलझ गया। तो अकबर को भी चिंता थी कि अब राणा प्रताप के पीछे रहने से अच्छा है कि हम अब दूसरी जगह अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने साम्राज्य का विस्तार करें, क्योंकि अकबर को ये बात समझ में आ गई थी कि जो राजपूत हैं वो पूर्ण रूप से मन से राणा प्रताप के विरुद्ध नहीं है और कुछ उनको ये भी सलाह अच्छी लगी कि राजपूत जब स्वयं ही कह रहे हैं कि राणा प्रताप का पीछा करना छोड़ दो तो वो अकबर ऐसा ही करते हैं और अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की रक्षा में वो ध्यान लगाते हैं। राणा प्रताप ने मौके का फायदा उठाकर मोही, गोविंदा, मांडल, उदयपुर, पिंडवाड़ा जैसे महत्वपूर्ण गढ़ों पर अपना अधिकार कर दिया और एक दिन चावंड में ये कठोर धनुष को झुकाते समय वह टूट जाता है। प्रतिंचिया चढ़ा रहे थे तभी वो टूट जाता है और वो उनकी जान में जा धंसता है और उन्हें गंभीर चोटें लगती हैं और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को राणा प्रताप का देहांत हो जाता है। इस घटना के बाद राणा प्रताप जो है वो एक तरह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका देहांत हो जाता है 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। राणा प्रताप का मूल्यांकन, तो राणा प्रताप का मूल्यांकन करें तो स्वतंत्रता की अमर ज्योति प्रज्वलित रखने वालों में राणा प्रताप का नाम चिर स्मरणीय रहेगा। महाराणा प्रताप कुशल योद्धा के साथ कला साहित्य और संरक्षक भी थे। तो राणा प्रताप अपने पूर्वजों की भांति मंदिरों और किलों और गांव को बसाने का भी उन्हें विशेष एक तरह से उनकी रुचि थी। कला साहित्य में भी उनकी रुचि थी। वो कुशल योद्धा के साथ साथ दूरदर्शी शासक भी थे, प्रजावत्सल शासक थे, प्रजा के कल्याण के लिए सदैव लगे रहते थे और उन्होंने उन कमियों को सुधारा जो पूर्व में उनके पूर्व जो भी शासक हुए उन्होंने उनको नहीं सुधार पाए थे। तो राणा प्रताप के अंदर एक अलग ही स्फूर्ति थी और वो हर उस कमी को दूर करना चाहते थे जो उनकी सैनिक व्यवस्था में दिखाई देती थी। और इसी का परिणाम ये है कि राणा प्रताप ने अकबर के दांव खट्टे कर दिए और राणा प्रताप की तरफ से अकबर को अपना ध्यान हटाना पड़ा। और राणा प्रताप का अगर व्यक्तित्व और शारीरिक अगर क्षमता देखें तो उनका शरीर भी विशालकाय था और राणा प्रताप के आज भी म्यूजियम में उनके हथियार रखे गए हैं जो काफ़ी जैसे खतरनाक दिखाई देते हैं और जब वो युद्ध में उतरते थे तो शत्रु सेना उनसे भयभीत हो जाती। तो राणा प्रताप राजपूत इतिहास में अगर देखें तो ऐसा महान शक्तिशाली योद्धा हुए जिन्होंने शत्रु को भी एक तरह से नतमस्तक होने पर विवश किया। तो राणा प्रताप राजपूत परंपरा में एक गौरवशाली शासक हुए हैं। तो आज हमने इसी वीडियो में राणा प्रताप महाराणा प्रताप का स्वाधीनता के लिए संघर्ष, हल्दी घाटी युद्ध का श्री गणेश इसको समझा, युद्ध का निर्णय क्या निकला, अनिर्णायक युद्ध रहा। इसके बाद गोगुंगा में शाही सेना की दुर्दशा, एक तो रसद खत्म, दूसरी छापामार युद्ध प्रणाली के कारण भी शाही सेना परेशान होकर अजमेर पहुंचती है। इसके बाद प्रताप की सैनिक पराजय के कारण परंपरागत युद्ध शैली प्रताप द्वारा उत्साही होकर आमने सामने युद्ध में
बल का प्रयोग कम करना, मुगल सेना पर आक्रमण करते समय पारस्परिक समन्वय सुनिश्चित व्यवस्था का अभाव, युद्ध में एक साथ सहारी शक्ति झोंक देना, दूरदर्शिता का अभाव, प्रताप द्वारा अपनी सेना के पृष्ठभाग की सुरक्षा का प्रबंध करना, राणा प्रताप की सैन्य व्यवस्था का अस्त व्यस्त होना। युद्ध का महत्व परिणाम ये निर्णायक गया और इसमें जो अकबर के जो उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हुए। कुंभलगढ़ का युद्ध जो 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी को होता है, शाहबाज खां को सफलता मिलती है और 3 अप्रैल 1578 को दुर्ग पर अधिकार होता है, लेकिन 1578 में शाहबाज खां के लौटते ही जो राणा प्रताप उन्हें अपना अधिकार करने में सफल होते हैं। चौकियों पर गोविंदा के अन्य महत्वपूर्ण चौकी पर अधिकार करने, दिवेर का युद्ध जो है उसे कर्नल टॉड ने क्या कहा है, मैराथन। दिवेर युद्ध को इतिहास का मैराथन किसने कहा है, कर्नल टॉड ने। तो दिवेर युद्ध में विजय प्रताप को कुंभलगढ़ बोल गए, तो इस युद्ध में क्या है, प्रताप को विजय प्राप्त होती है और वो अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। प्रताप के अंतिम में उनकी जो मृत्यु है वो एक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, गोली चढ़ाते हुए उनके धनुष के टूट जाने के बाद उनके जान में वो धस जाता है, जिसके कारण उनको काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं और उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो जाती है। राणा प्रताप एक कुशल योद्धा, इतिहास में सदैव याद रखे जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हमने राणा प्रताप के बारे में विस्तार से जाना, हल्दी घाटी के युद्ध को समझा और हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम को भी समझा, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, इसको भी जाना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज बस इतना ही। ओके।